Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रोथेरेपी 2। इलेक्ट्रोथेरेपी 2 के अंदर हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि प्रॉपरली GCUF के सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोथेरेपी 2 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रायोथेरेपी की बात की जाए तो क्रायो का मीन होता है कोल्ड और थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट। जो हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं उसे हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड टू द टिश्यूज आफ्टर इंजरी और वेरियस थेराप्यूटिक इफेक्ट्स, इट इज कॉल्ड क्रायोथेरेपी। जब भी पेशेंट को एक्यूट या सब एक्यूट इंजरी होती है तो हम कोल्ड थेरेपी देते हैं। उसकी क्या रीज़न है? बिकॉज कोल्ड थेरेपी देने से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है और जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है, स्वेलिंग हुई होती है, कोल्ड थेरेपी से वो कम हो जाती है। अगर हम उस एरिया पर एक्यूट इंजरी है, इन्फ्लेमेशन है ऑलरेडी या स्वेलिंग हुई हुई है, हम वहाँ पर कोल्ड थेरेपी को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो कभी भी एक्यूट इंजरी के अंदर आपने हीटिंग थेरेपी नहीं देनी है बल्कि क्रायोथेरेपी को अप्लाई करना है। आइस थेरेपी के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो देख लेते हैं। ये पेन को रिड्यूस करता है, स्वेलिंग को कम करता है, मसल स्पैज्म को कम करता है, स्पास्टिसिटी को डिक्रीज करता है, प्रमोट रिपेयर, टिश्यूज़ की रिपेयरिंग करता है, उसको प्रमोट करता है, हेल्पफुल रहता है बहुत ज़्यादा। डिक्रीज़ एडीमा को डिक्रीज़ करता है। इसके अलावा प्रोवाइड एक्साइटेटरी स्टिमुलस टू द मसल्स व्हेन मसल्स आर इनहिबिटेड। इसका क्या मतलब है? जब भी मसल्स इनहिबिटेड हो जाएंगे, अगर वहाँ पर हम कोल्ड थेरेपी देते हैं तो मसल के अंदर एक स्टिमुलेंस मिलेगा, उसको स्टिमुलस मिलेगा मसल को, और एक एक्साइटेटरी एक्टिविटी होगी और मसल जो है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगी। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कोल्ड थेरेपी को अप्लाई करना का? ये क्या करता है बेसिकली, जहाँ पर हमारी इंजरी हुई हुई है वहाँ पर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही होती है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है, सो वो उस जगह से हीटिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक कूलिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। आइस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, एक हमारे पास टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसके अंदर क्या आता है? आइस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। A specific amount of heat is required to change ice from solid to liquid state. It is called latent heat of fusion. हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट चाहिए होती है, एक टाइम चाहिए होता है जिसमें हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हम बात करें 1 ग्राम ऑफ आइस रिक्वायर्स 336 जूल एनर्जी, कन्वर्ट इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम ऑफ आइस को अगर हमने वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 336 जूल एनर्जी रिक्वायर होगी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लेते हैं। इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, कोल्ड थेरेपी के सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं? इनिशियल रिस्पॉन्स टू बॉडी, रिड्यूस हीट लॉस, उस जगह पर हीट लॉस को कम कर देता है। इनिशियल रिएक्शन टू कोल्ड लोकल वेजोकंस्ट्रिक्शन रिजल्ट्स इन रिड्यूस ब्लड फ्लो। मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम कोल्ड थेरेपी देते हैं एक्यूट इंजरी के अंदर तो वहाँ पर वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है और क्या होता है उसके नतीजे में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वहाँ पर जो हमारे पास स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, वो भी कम हो जाती है। अब हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है जब हम लोग कोल्ड को अप्लाई करते हैं। अगर हम कोल्ड थेरेपी को कॉन्टिन्यूसली अप्लाई करते जाते हैं तो एक टाइम आता है कि वहाँ पर हीमोस्टेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। हीमोस्टेसिस क्या है? हमारे पास अब उसको मेंटेन करना है आफ्टर 5 to
10 मिनट के बाद क्या होगा कि ऑलरेडी वहाँ पर वेज़ोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी और ये कब तक रहेगी 4 टू 6 मिनट के लिए और देन फिर से वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वो फिर से 4 टू 6 मिनट के लिए रहेगी और ये एक सर्कुलेटरी प्रोसेस होता है जिसे हम साइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड लीवर्स हंटिंग रिएक्शन। ये आपको पेपर में भी आ सकता है, लीवर्स हंटिंग रिएक्शन क्या होता है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर द बॉडी टू प्रिवेंट टिश्यू इंजरी। अब हम लोगों ने कॉन्टिन्यूसली भी हीट वहां पर लॉस तो करवानी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से अगर कॉन्टिन्यूसली वहां पर कोल्ड अप्लाई करते रहेंगे थेरेपी तो टिश्यू की इंजरी भी हो सकती है। सो आपने कभी भी ज्यादा देर के लिए अप्लाई नहीं करना है। ये जैसे कि आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं, ये हमारे पास वेज़ोडाइलेशन है, ये नॉर्मल है और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन है। पहले सबसे नॉर्मल, देन हमारे पास हमने कोल्ड थेरेपी दी पेशेंट को, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हुई, देन क्या होगा आफ्टर 5 टू 10 मिनट्स के बाद क्या होगा कि वेज़ोडाइलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, देन 4 टू 6 मिनट्स तक वो रहेगी, देन उसके बाद फिर वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी, वेज़ोडाइलेशन, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन, इस तरह से लीवर्स हंटी रिएक्शन चलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिजियोथेराप्यूटिक यूजेस। क्या यूजेस होते हैं इसके, सर्कुलेटरी इफेक्ट्स क्या आते हैं। इनिशियल फेज ऑफ वेजोकंस्ट्रिक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द टिश्यूज। टिश्यूज के अंदर ब्लड फ्लो क्या होता है वो कम हो जाता है। दे द हेल्प टू लिमिट स्वेलिंग ऑन एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज। स्वेलिंग को वो कम करता है और टिश्यू डैमेज के एक्सटेंट को भी कम करता है। Next one is alternate phases of vasoconstriction and vasodilation helps in removing waste products of metabolism like lactic acid and thus delay fatigue. ये alternate जो फेज हमने देखा है, पहले वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है, देन हमारे पास वेजोडाइलेशन होती है। ये हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, लाइक लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब भी एक्यूमुलेट होता है, यू नो कि पेशेंट क्या कहता है स्पैज्म हो गया है, जिसे हम आम वर्ड में देखा जाए तो कहते हैं करल पड़ गई है। जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिन लोगों को ज़्यादा एक्सरसाइज करने की या चलने की आदत नहीं होती है, तो उनमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि हमें खलियां पड़ गई हैं एंड थस डिले द फटीग। सो ये जो प्रोसेस अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि हमारी जो फटीग है वो डिले हो जाती है। आप लोगों को पता होगा जो एथलीट्स होते हैं उनमें भी आफ्टर एक्सरसाइज जो है कोल्ड पीरियड होता है, कोल्ड थेरेपी पीरियड होता है। Next one is ice is very helpful in reducing swelling and aiding in repair. स्वेलिंग को कम करता है, रिपेयर को प्रमोट करता है, सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और अलाउ करता है मोर न्यूट्रिएंट्स को कि वो डैमेज पार्ट पर आए और उसको हीलिंग में हेल्पफुल करें, हीलिंग को प्रमोट करें। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरेशन ऑफ मसल स्ट्रेंथ। ऑलवेज रिमेंबर दैट किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो हार्मफुल होती है। इसी तरह अगर हम कोल्ड थेरेपी जहाँ पर हमारे लिए बेनिफिट है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। अगर हम उसे 30 मिनट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो वो मसल स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देती है। अगर हम इसे 5 मिनट तक के लिए अप्लाई करते हैं तो ये मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, एक्साइटेटरी स्टिमुलस को प्रोवाइड करती है। सो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी है, बल्कि आपने थोड़े गैप के बाद जो है पेशेंट को गैप के बाद जो है पेशेंट को कोल्ड थेरेपी देनी है। नेक्स्ट वन इज डिक्रीज स्पास्टिसिटी। ये स्पास्टिसिटी को भी डिक्रीज करती है फॉर टेम्परेरी पीरियड विच कुड बी ड्यू टू सुमेटेड मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीज गैमा मोटर न्यूरॉन एंड एक्टिविटी फॉलोड बाय डिक्रीज इन एफरेंट स्पिंडल एंड गोल्जी टेंडन ऑर्गन एक्टिविटी। Facilitation of muscle contraction. Facilitate the muscle contraction due to the enhanced excitability of the alpha motor neuron. ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की एक्साइटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है ऑफ द अल्फा मोटर न्यूरॉन। अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या है, ये हमारे मसल में प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट्स। थेराप्यूटिक इफेक्ट्स क्या है? ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। क्रायोथेरेपी पेन को कंट्रोल करती है, मसल स्पैज्म को कम करती है, रिड्यूस कंडक्शन वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ इम्पल्सेस, लिमिट द फॉर्मेशन ऑफ एडिमा। एडिमा को ये डिक्रीज करती है बाय रिड्यूसिंग सेल मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस द रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स में हमारे पास क्या आती है? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को डिक्रीज करती है, कैपिलरी की परमिएबिलिटी को डिक्रीज करती है, ल्यूकोसाइट एंड एंडोथेलियल इंट्रैक्शन को भी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग जो जिस पार्ट पर हुई हुई है आफ्टर एक्यूट इंजरी वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा सिम्टम मैनेजमेंट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो पेशेंट हैं उनमें भी अगर हम क्रायोथेरेपी को अप्लाई करें तो उनकी सिम्टम्स जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। यू नो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो ट्रीटेबल नहीं है, बट हम इसे किस तरह से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज करते हुए सिम्टम्स को हम लोग रिलीव कर सकते हैं। बिकॉज इट एक्सेलरेट्स इन हॉट क्लाइमेट, ये हॉट क्लाइमेट के अंदर एक्सेलरेट कर जाता है, फटीग को कम करता है, numbness, tingling sensation, muscle spasms, stiffness, weakness, vision problem, depression and anxiety, pain and thinking problem. नेक्स्ट वन इज इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी। हम किन किन कंडीशन के अंदर जो है कोल्ड थेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं? एक्यूट पेन में, एक्यूट स्ट्रेन में, एक्यूट स्वेलिंग में, एक्यूट लिगामेंट स्प्रेन हो गया, ब्रूसाइटिस हो गया है, टेंडनाइटिस में, डिले ऑनसेट ऑफ मसल सॉरनेस। डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सॉरनेस क्या है? जब हम कोई जब बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिविटी कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा चल लेते हैं, तो उसके बाद जो सॉरनेस हो जाती है मसल में, तब भी हम क्रायोथेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं मसल स्पैज्म के अंदर, मसल गार्डनिंग के अंदर और क्रॉनिक पेन के अंदर भी हम क्रायोथेरेपी को अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ क्रायोथेरेपी, कौन सी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं उसको देख लेते हैं। कार्डियक कंडीशन, जो भी पेशेंट हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आपके पास आ रहा है उनमें आपने हीट थेरेपी अप्लाई नहीं करनी। वेजोस्पास्टिक डिजीजेस में, पेरिफेरल नर्व इंजरी में, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस में, रेस्पिरेटरी इलनेस में और ओपन वाउंड जहाँ पर भी है वहाँ पर हमने कोल्ड थेरेपी को अप्लाई नहीं करना। डेंजर्स ऑफ क्रायोथेरेपी, नर्व डैमेज हो सकती है रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ फीलिंग। पेशेंट की सेंसिटिविटी लॉस हो सकती है नर्व डैमेज होने की वजह से, स्वेलिंग हो सकती है उस पार्ट पर, स्कारिंग हो सकती है और स्किन इन्फेक्शन भी हो सकती है। जो मैंने पहले ही बताया कि आपने एक टाइम लिमिट होता है तब तक आपने अप्लाई करना है। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा अप्लाई करते हैं पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, डेंजर साइन भी शो हो सकते हैं। ये रहा हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ क्रायोथेरेपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।